मातृत्व। मनहर सुरभि की पीड़ा से अपरिचित नहीं थे। अच्छे से अच्छे डॉक्टरी इलाज और हर जगह सिर झुकाने के बावजूद उसकी गोद नहीं भर पाई थी। केशव लगातार सुरभि पर अपनी बात मनवाने का दबाव डाल रहा था कि जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय मत लो और मनहर को भी समझाओ। क्या मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? लेकिन सुरभि और मनहर निर्णय ले चुके थे कि अब अपनी खुशियों के आड़े में वो किसी को नहीं आने देंगे। एक बार फिर सोच लो मनहर, इस उम्र में छोटी सी बच्ची को गोद लेना कहाँ की समझदारी है। मुझे लगता है कि तुम्हें यह विचार त्याग देना चाहिए। केशव ने चाय की प्याली को मेज पर रखते हुए कहा, मैंने यह निर्णय सोच विचार करने के बाद ही लिया है केशव। मैं और सुरभि अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि एक बच्ची की परवरिश न कर सकें। मैं अच्छा कमाता हूँ, रिटायरमेंट होने में अभी कुछ वर्ष बाकी है और उसके बाद भी मैं इतना सक्षम रहूँगा कि बच्ची की देखभाल अच्छी तरह से कर सकूँ। मनहर ने उत्तर दिया। मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मनहर, उसके अलावा भी 100 बातों को दिमाग में रखकर सोचना पड़ता है। तुम्हारे परिवार वाले और रिश्तेदार तुम्हारे इस निर्णय के खिलाफ हैं, और समाज का क्या? तुमने कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? देखो मनहर, मैं केवल सुरभि का बड़ा भाई ही नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ। इसी नाते तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। केशव ने मनहर पर दबाव बनाते हुए कहा, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा? मैंने इसकी परवाह करना छोड़ दी है। और जहाँ तक परिवार और रिश्तेदारों का प्रश्न है, अगर उन्हें हमारी परवाह होती तो वे आगे बढ़कर इस निर्णय में हमारा साथ देते। इस तरह तुम्हें अपना वकील बनाकर हमारे पास न भेजते। मनहर अब क्रोधित होने लगे थे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम बात को समझना ही नहीं चाहते हो। केशव ने अपनी बहन सुरभि की ओर देखा, जो चुपचाप अपने पति मनहर के पीछे हाथ बांधे खड़ी थी। सुरभि, कम से कम तुम तो समझदारी से काम लो। इस उम्र में बच्ची को गोद लोगी तो समाज में तरह तरह की बातें होंगी, लोगों के तानों का सामना कर पाओगी तुम? भाई साहब, आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि मैं लोगों के ताने सुन पाऊंगी या नहीं? शादी के 25 साल बाद भी मेरी गोद सुनी है। आपको क्या लगता है कि मैंने समाज के ताने नहीं सुने हैं? जिस तरह आज तक सुनती आई हूँ, आगे भी सुन लूंगी। देखो सुरभि, जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। उसे ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करो। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय मत करो। मनहर को समझाने का प्रयास करो। रही बात बच्चों की, तो क्या मेरे बच्चे मेघना और शोभराज तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? केशव ने सुरभि पर दबाव बनाने की कोशिश की। भाई साहब, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर मेघना और शोभराज मेरे बच्चे होते तो क्या भाभी मुझे बांझ होने का ताना देती? सुरभि ने केशव से प्रश्न किया तो उनकी नजरें शर्म से नीचे झुक गई। अब सुरभि ने हाथ जोड़कर आगे कहा, मैं बरसों से इस सुख से वंचित रही हूँ भाई साहब। आज 25 सालों के बाद मेरी गोद में मेरी बच्ची आने वाली है। उसे गोद लेना हम दोनों का साझा निर्णय है। मेरी आपसे विनती है कि हमारी खुशी में हमारा साथ दीजिए। खैर, अब तुम दोनों ने निर्णय ले ही लिया है तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। आज तुम दोनों किसी की बात नहीं सुन रहे हो, लेकिन याद रखना, अगर भविष्य में तुम्हें अपने इस निर्णय पर पछताना पड़े तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना कहने के बाद केशव भी बाकी रिश्तेदारों की तरह हथियार डालकर वहां से चले गए। केशव के वहां से जाने के बाद सुरभि की हिम्मत जवाब दे गई। वह धम से सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अपनी पत्नी को कमजोर पड़ते देखकर मनहर भावुक हो उठे। उन्होंने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए सुरभि के कंधे को थपथकाकर उसे हिम्मत देने का प्रयास किया। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं मनहर? आज इतने सालों बाद ईश्वर हम पर मेहरबान हुआ है, हमें हमारी औलाद मिलने जा रही है। ये लोग क्यों हमसे हमारी खुशी छीनने का प्रयास कर रहे हैं? सुरभि ने बेबसी से मनहर की ओर देखते हुए कहा। मनहर सुरभि की पीड़ा से अपरिचित नहीं थे। अच्छे से अच्छे डॉक्टरी इलाज और हर जगह सिर झुकाने के बावजूद उसकी गोद नहीं भर पाई थी। वे सालों से उसे भीतर से खोखला होते देख रहे थे, मगर चाहकर भी उसके लिए कभी कुछ न कर सके। ऐसा नहीं कि पहले कभी उन्होंने बच्चा लेने की
बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कई बार अपनी अम्मा से दबे शब्दों में इस बात का जिक्र किया था। एक बार हिम्मत जुटाकर अम्मा से इस बारे में सीधे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अम्मा ने कई दिनों तक घर में ऐसा कोहराम मचाया कि वे घबरा कर पीछे हटे। उसके बाद उनकी इस बारे में जिक्र करने तक की हिम्मत नहीं हुई। उनकी इस बुज़दिली का खामियाजा उनकी सुरभि को आज तक भुगतना पड़ रहा था। सालों से वह यह सब ताने सुनते आ रही थी। समाज के लोग तो दूर, अपने खुद के परिवार के लोग उनसे निसंतान होने के कारण न जाने कैसे कैसे अंधविश्वास के चलते उसका अपमान कर बैठते थे। परिवार ने तो उनका दूसरा विवाह करने का दबाव भी बनाया था, लेकिन वे अपनी सुरभि से असीम प्रेम करते थे। उन्होंने करारा जवाब देकर सबका मुंह बंद कर दिया था। सुरभि आज तक उनकी खातिर कितना कुछ करती आ रही थी। अपना पूरा जीवन निस्वार्थ उन पर न्यौछावर कर दिया था उसने। अब उसके लिए कुछ करने की बारी उनकी थी। जो खुशी वे उसे अब आज तक नहीं दे पाए, अब देने जा रहे थे। ईश्वर भी जैसे उनके इस निर्णय में उनका साथ दे रहा था। यह संयोग था कि थोड़ी ही तलाश के बाद उन्हें एक ऐसी महिला मिली जो अपनी संतान को गोद देने के लिए एक भले दंपति की तलाश में थी। पति की अकस्मात मृत्यु के बाद हेमलता पर बूढ़े, बीमार सास ससुर व 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसे में उसके लिए गरीबी की मार सहते हुए अपनी नवजात बच्ची का लालन पालन कर पाना संभव नहीं था। पहले वह उनके बारे में जानकर थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन उनसे मिलने के बाद उसकी सारी शंकाएं दूर हो गई। सुरभि से इस बात का जिक्र करने से पहले मनहर ने गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। सुरभि के मनहर में कोई भी उम्मीद की किरण जगाने से पहले वे खुद पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहते थे। पूरी तसल्ली करने के बाद ही उन्होंने सुरभि को इस बात का पता कर हेमलता व उसकी नवजात बच्ची से उसका परिचय करवाया। पहले पहल तो सुरभि को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है। फिर उसे आशंकाओं ने घेर लिया कि आखिर में मनहर की बात समझकर जब उसने उस नवजात बच्ची को अपनी गोद में लिया तो वो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्दी ही बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे सुरभि के मुरझाए चेहरे पर रौनक लौटने लगी थी। दोनों पक्षों की रजामंदी थी, इसलिए प्रक्रिया में कोई अड़चन तो थी नहीं, लेकिन ऐसे कामों में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद सबसे कठिन कार्य था अपने परिवार को यह खबर देना। मनहर व सुरभि दोनों ने अपने अपने परिजनों को फोन कर सूचित किया। मनहर को जिस बात का अंदेशा था ठीक वैसा ही हुआ। दोनों ओर से विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए। पहले सब फोन करके उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। अपनी कोशिशें नाकाम होने के बाद उन्होंने आज सुरभि के बड़े भाई और मनहर के परम मित्र केशव बाबू को अपना प्रतिनिधि बनाकर उनके घर भेजा था। नतीजा यह हुआ कि उनके यहाँ आने के बाद सुरभि कमज़ोर पड़ने लगी थी। मनहर ने सुरभि को तो समझा बुझा कर सुला दिया था, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे यह जानते थे कि केशव बाबू आखिरी व्यक्ति नहीं थे जो उसे रोकने का प्रयास करने के लिए घर आए थे। यह तो तूफान की शुरुआत पर थी। 4 दिन किसी का फ़ोन आए बगैर सुकून से गुजर गए। जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार से चलती रही। सुरभि भी अब शांत थी। चौथे दिन मनहर दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर अपने छोटे भाई शशांक व उसके परिवार को सामने पाकर मनहर यह समझ गए कि केशव बाबू की वकालत फेल होने के बाद शशांक ने केस कमान अपने हाथों में ले ली है। वैसे तो उनके और सुरभि के परिजनों के आपस में कभी नहीं बनी। वे सभी पारिवारिक समारोहों और उत्सवों में किसी तरह एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन आज जब उनके और सुरभि के निर्णय के खिलाफ खड़े होने की बारी आई तो वे सब अचानक ही एकता की शक्ति को पहचान गए थे। मनहर ने न चाहते हुए भी मुस्कुराकर सबका स्वागत किया। उन्होंने सुरभि का चिंतित चेहरा देखते हुए दफ्तर में फ़ोन करके छुट्टी ले ली। वे शशांक की तेज तर्रार पत्नी यामी के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। उन्हें मालूम था कि यामी मौका देखकर बच्ची को गोद लेने वाली बात का बतंगर जरूर बनाएगी। अब देखना यह था कि उसे यह मौका किस वक्त मिलेगा। शाम तक का वक्त तो शांति से गुजर गया। शाम के समय मनहर व शशांक साथ में बैठे बातें कर रहे थे। यामी सुरभि के साथ रसोई में चली गई थी। उनके बच्चे साधना और सुयश टीवी देखने में मग्न थे। सुरभि रसोई से उन चारों के लिए चाय की ट्रे लेकर आई और पीछे पीछे यामी पकोड़े लेकर
आ गई। सुरभि बच्चों को पकौड़े व केचप देने में व्यस्त थी। तभी मनहर ने देखा कि यामी आंखों से शशांक को कुछ इशारा कर रही थी। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही शशांक बोल पड़ा, भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये तो मनहर भी जानते थे कि उनके छोटे भाई को उनसे क्या बात करनी थी, फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए कहा, हाँ बोलो शशांक, किस बारे में बात करनी है। शशांक अपनी पत्नी यामी की भांति तेज तर्रार नहीं था। उसने गोल मोल बातें करनी शुरू कर दी। वह, भाई साहब, आपको तो पता होगा कि घर वाले आपसे नाराज हैं, रिश्तेदारों के बीच में भी यह चर्चा चल रही है। दीदी का फ़ोन आया था, वो भी बहुत चिंतित लग रही थी। आप समझ रहे हो ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मनहर ने धैर्यपूर्वक कहा, नहीं शशांक, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। इस प्रकार घुमा फिरा कर बात मत करो, जो कहना है साफ साफ कहो। शशांक ने यामी की ओर देखा, जो उसे गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। फिर उसने मनहर की ओर देखकर कहा, भाई साहब, आप और भाभी एक बच्ची को गोद लेना चाहते हैं ना? इसमें हम में से किसी की भी सहमति नहीं है। रिश्तेदार और परिवार सभी आपसे नाराज हैं, इसलिए आप यह विचार त्याग दीजिए। मनहर ने शांत स्वभाव से पकोड़ा खाया और कहा, किसी की सहमति नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है शशांक? मैंने तुम्हारी या किसी और की आज्ञा मांगी ही कब थी? शशांक से इसका कोई उत्तर देते न बना तो उसने सहायता के लिए यामिनी की ओर देखा। यामिनी ने पति की हालत देखकर बिना देर किए बातचीत की कमान खुद संभाल ली। भाई साहब, इनके कहने का मतलब था कि पूरी उम्र तो आपने बच्चा गोद लेने के बारे में सोचा नहीं। अब कहाँ इस उम्र में आप छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी उठाएंगे? और अगर आपको बच्चों की कमी इतनी खल रही है तो कीर्ति और राहुल है ना, आप अपने सारे अरमान इनके जरिए पूरे कीजिए। ये दोनों भी तो आप ही की संतान हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना भाभी जी? इतना कहकर यामिनी ने सुरभि की ओर देखा, जिसका पूरा ध्यान अब यामिनी और शशांक की बातों पर था। मनहर ने यामिनी से मुस्कुरा कर कहा, यामिनी, यह विचार तो मेरे मन में बरसों पहले ही आ गया था, लेकिन अगर उस वक्त मैंने अम्मा के आगे न झुककर थोड़ी हिम्मत से काम लिया होता तो आज हमारी संतान भी राहुल की उम्र की ही होती। और जहाँ तक कीर्ति और राहुल को अपनी संतान मानने की बात है तो ये दोनों भी हमारे ही बच्चे हैं। हमने सदा इन्हें अपना ही बच्चा माना है। मगर मुझे यह बताओ, यह बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं कही जब राहुल के जन्मदिन पर तुम्हारी माताजी ने सुरभि को बांझ कहकर उसे राहुल को केक खिलाने से रोक दिया था? इतना सुनते ही यामिनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह बात को संभालते हुए बोली, भाई साहब, आप तो जानते ही हैं मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वे गाँव में रहती हैं और कई बार बड़े बूढ़े लोग ऐसी दकियानूसी बातों में विश्वास करके कुछ भी बोल देते हैं। मगर मेरा विश्वास कीजिए, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पार्टी के बाद माँ से इसी बात पे लेकर झगड़ा भी किया था। मनहर ने कहा, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, मगर अब इन सब बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। हमारी बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम दोनों कीर्ति और राहुल से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब हम किसी की खातिर अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। शशांक के हाव भाव देखकर मनहर समझ गए थे कि वह हार मान चुका है, मगर यामिनी अब गुस्से से तिलमिला रही थी। उसने आखिरी बार अपने पति की ओर देखा, जिसने कंधे उचकाकर न में सिर हिला दिया। अपनी दाल न गलती देखकर यामिनी भड़क उठी। अरे ऐसे कैसे बुढ़ापे में कि बच्ची गोद ले लेंगे? अगर बच्चे पालने का इतना ही शौक है तो मेरे कीर्ति और राहुल को अपने पास रख लो। जब घर में बच्चे मौजूद हैं तो उनके होते हुए कैसे किसी पराये को खून को अपना सब कुछ उठाकर दे देंगे? इन सब पर तो कीर्ति और राहुल का हक बनता है। मनहर मुस्कुरा उठे। चलो, अच्छा हुआ यामिनी, आखिर तुम्हारे मन की बात तुम्हारी जबान पर आ गई। यह सुनकर यामिनी झेंप गई। उसने सहायता के लिए शशांक की ओर देखा, जो खुद उसे अब हवाक होकर देख रहा था। कीर्ति और राहुल भी अपनी माँ को हैरानी से देख रहे थे। यामिनी ने अपना बचाव करते हुए कहा, भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। मैं तो बस इस बात की फिक्र कर रही थी कि कहीं कोई आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाते हुए बच्ची गोद देने का लालच दिखाकर आपको ठग न ले। आजकल रुपए के लालच में लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं।
वह तो मैं देख ही रहा हूँ यामिनी, मैं अच्छी तरह से समझ भी रहा हूँ कि तुम्हारी किस बात का क्या मतलब था। इतना कहकर मनहर ने सुरभि की ओर देखा। सुरभि चुपचाप उनके समीप आकर खड़ी हो गई। फिर मनहर ने शशांक और यामिनी से कहा, माफ़ करना, हम दोनों के पास आपको देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हम अपनी बच्ची को घर लाने की तैयारियों में आजकल बहुत व्यस्त हैं। शशांक, तुम्हें अपनी दुकान संभालनी है और बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा होगा, तो आप लोग अधिक समय तक यहाँ रुकेंगे भी नहीं। वापसी का टिकट करा लिया है या बुक करा दूँ? शशांक और उसका परिवार अगली सुबह ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। जाते जाते यामिनी उन्हें चेतावनी देना नहीं भूली कि अब राजमुनि दीदी ही उन दोनों से बात करेंगी। सुरभि यामिनी के स्वभाव से तो परिचित थी, मगर उसे उसके उस रूप का तनिक भी अंदाजा नहीं था। अब उसे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उसकी ननद राजमुनि के हस्तक्षेप के बाद मनहर अपना निर्णय बदलने पर मजबूर न हो जाएं, क्योंकि राजमुनि दीदी मनहर के जीवन में सबसे अहम स्थान रखती थी। उन्होंने ही मनहर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें कन्नौज से दिल्ली लाने में भी राजमुनि दीदी का ही योगदान था। मनहर ने आज तक अपनी माँ समान बड़ी बहन की कोई बात नहीं टाली थी। जब सुरभि ने अपनी चिंता का कारण मनहर को बताया तो उन्होंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। मनहर सुरभि को तो तसल्ली दे रहे थे, लेकिन उनके मन के भीतर तो तूफान आया था। दिन रात राजमुनि दीदी के फ़ोन का इंतज़ार करके चिंता में घुलने से भी क्या लाभ होता। मनहर ने सुरभि से कहा, अब जबकि उनकी बच्ची जल्दी ही घर आने वाली है तो उसे उसके लिए थोड़ी खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। मनहर का प्रयोग सफल साबित हुआ। बच्ची के लिए खिलौने, कपड़े और उसकी ज़रूरतों के अन्य सामान की सूची बनाते बनाते ही सुरभि का ध्यान राजमुनि दीदी की ओर से हट गया। जब एक सप्ताह शांतिपूर्वक बीत गया तो किशोर को लगा कि शायद राजमुनि दीदी चुप रहकर उन्हें अपना समर्थन दे रही है, लेकिन व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई बड़ा कार्य करने चले और उसमें व्यवधान न आए, ऐसा असंभव है। एक शाम जब वे दोनों खरीदारी करके घर लौट रहे थे तो मनहर के मोबाइल की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर राजमुनि दीदी का नाम देखते ही किशोर समझ गए कि दीदी की चुप्पी उनका समर्थन नहीं था, असल में वह तूफान के पहले की खामोशी थी। उन्होंने सुरभि की ओर देखा जो डरते डरते उन्हें फ़ोन उठाने के लिए कह रही थी। फ़ोन उठाते ही दीदी ने नमस्ते के उत्तर में पूछ डाला कि उसे परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा की तनिक भी परवाह है या नहीं। मनहर बहुत संभल कर उत्तर देने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दीदी उनके जवाब को अपमान समझकर उनसे नाराज न हो जाए। उन्हें पता था कि राजमुनि दीदी किसी को आसानी से क्षमा करने वालों में से तो नहीं है, फिर चाहे वह उनका प्रिय छोटा भाई ही क्यों न हो। दीदी मनहर को अपना निर्णय बदलने के लिए कहती रहीं और वे दीदी को समझा बुझाकर उन्हें स्थिति को अपने दृष्टिकोण से देखने की प्रार्थना करते रहे। आखिरकार दीदी ने कह ही दिया, लल्ला, तुम्हें पता भी है कि उस बच्ची के माता पिता कौन हैं? उसका धर्म क्या है? वह किस जाति, किस खानदान की है? किसी अरे गहरे के बच्चे को घर लाकर क्यों अपने खानदान का नाम डुबाने पर तुले हो? क्या तुम्हें अपने परिवार और अपने पिता के नाम व मान सम्मान की तनिक भी चिंता नहीं है? मनहर को उनकी बात सुनकर झटका लगा। वह अब राजमुनि दीदी भी अम्मा की भाषा बोलने लगी थी। यह सोचकर उन्होंने राजमुनि दीदी को वही उत्तर दिया जो कभी वे अम्मा को देना चाहते थे मगर दे नहीं पाए थे। उन्होंने कहा, हाँ दीदी, मैं जानता हूँ कि उसके माँ बाप कौन हैं और वह किस खानदान की है। उसके परिवार वाले बहुत ही शरीफ और खुददार लोग हैं। उसकी माँ अपनी मजबूरियों के चलते उसे हमें गोद दे रही है। रही बात जाति और धर्म की, तो इन सब बातों में क्या रखा है? पैदा तो वह इंसान की बच्ची बनकर हुई है, और आप ही तो कहती थी कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें किसी सांचे में ढालो वो उसी सांचे में ढल जाते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए दीदी, आपकी भतीजी की परवरिश उसी तरह से होगी जिस तरह आप चाहती हैं। बातों के जाल मुझ पर मत फेंको मनहर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज अगर अम्मा हमारे बीच में होती तो वे भी यही कहती। आज तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आदर्शवादी होने के विचार तो बहुत अच्छा है, पर असल ज़िंदगी में
इस विचार का कोई स्थान नहीं है। याद रखना, एक दिन तुम अपने इस निर्णय पर बहुत पछताओगे। मैंने आज तक हर बात में तुम्हारा साथ दिया है, यहाँ तक कि सुरभि को दिल्ली लेकर अब आने के निर्णय में भी मैंने अम्मा के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद की थी। लेकिन आज तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। याद रखना लल्ला, अगर तुम इस बच्ची को घर लाओगे तो आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है। इतना कहकर राजमुनि दीदी खामोश हो गई, लेकिन उन्होंने फोन पर रिसीवर नहीं रखा था। मनहर की आंखें नम हो गई। वे राजमुनि दीदी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वे अपनी पत्नी सुरभि से भी बहुत प्यार करते थे। वे खुद को उस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन निर्णय ले लिया था कि उन्हें क्या करना है। वे अपनी सुरभि के साथ अब और अन्याय नहीं कर सकते थे। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा, दीदी, आप मेरे लिए सिर्फ मेरी परी बहन नहीं हैं, बल्कि मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी भतीजी आपकी नाराज़गी नहीं, आपके आशीर्वाद के साथ अपने घर में प्रवेश करे। उसका नाम भी आप ही को रखना है। आपके बिना हमारी खुशियाँ अधूरी रहेंगी। हम सब आपके घर आने का इंतज़ार करेंगे। आपका छोटा भाई आपकी नन्ही भतीजी के साथ आपका इंतज़ार करेगा। उस रात मनहर सो न सके। वे पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलते रहे। सुरभि चिंतित होकर उन्हें जागते हुए देखती रही। सुबह उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे रहा न गया। वह मनहर को चाय का कप देकर उनके पास ही बैठ गई और बहुत ध्यान से उनका चेहरा देखने लगी। मनहर ने उसकी ओर बिना देखे ही पूछ लिया, कुछ कहना चाहती हो सुरभि? सुरभि बस उनके ही इसी प्रश्न का इंतजार कर रही थी। वह रोआंसी होकर बोली, आप जानते हैं ना कि मेरे लिए इस संसार में आपसे अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है, औलाद भी नहीं। और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके जीवन में राजमुनि दीदी का क्या स्थान है। आप उन्हें मना लीजिए। मुझे बच्ची नहीं चाहिए। क्या मैं पहले संतान के बगैर नहीं जी रही थी, जो आगे नहीं जी सकती हूँ? नहीं जी पाऊंगी। मैं सोच लूँगी कि मेरे जीवन में संतान का सुख ही नहीं था। मैं आपको इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकती। आप पूरी रात 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए हैं। दफ्तर से सारा दिन कैसे बिताएंगे? इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप राजमुनि दीदी को फ़ोन करके कह दीजिए कि हम बच्ची को गोद नहीं ले रहे हैं। अपने प्रति सुरभि का यह प्रेम और समर्पण देखकर मनहर मन ही मन मुस्कुरा उठे। सुरभि के एक कथन ने उनके मन में चल रही कश्मकश को खत्म कर दिया था। अब उन्हें पहले से भी अधिक विश्वास हो गया था कि उनका निर्णय बिल्कुल सही है। उन्होंने सुरभि का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे एक रात जागते हुए देखकर तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है? मैंने तो तुम्हें इतने वर्षों से अनगिनत रातों रो रो कर काटते हुए देखा है। जरा सोचो सुरभि, मुझे तुम्हें इस तरह देखकर कितनी तकलीफ हुई होगी। सुरभि ने उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर मनहर ने आगे कहा, तुम कितना भी चाहो लेकिन मुझसे अपने आंसू और दर्द नहीं छिपा सकती हो सुरभि। पिछले 25 सालों में तुमने बिना कोई सवाल किए मेरी हर बात मानी है। मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। मेरे और मेरे परिवार के प्रति अपने सारे कर्तव्य अपनी क्षमता से बढ़कर निभाए हैं और बदले में मुझसे कभी कोई उम्मीद नहीं की है। अब मेरी बारी है सुरभि। तुम्हारे प्रति मेरे इस कर्तव्य को निभाने से मुझे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। जहाँ तक राजमुनि दीदी का प्रश्न है तो मैं जीवन भर उन्हें मनाने का प्रयास करता रहूँगा और मैं जानता हूँ कि एक न एक दिन वे ज़रूर मान जाएंगी। लेकिन अब मैं इतना आगे बढ़ने के बाद अपने कदम पीछे नहीं हटाऊँगा। उनकी बातें सुनकर सुरभि की आंखों से आंसू बह निकले। मनहर ने उन्हें अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, अच्छा बाबा, अब ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा यह तो बताओ कि तुम अपनी हमारी बिटिया को प्यार से क्या कहकर बुलाओगी? सुधा ने सिसकते हुए कहा, मिट्ठू। मुझ पर यकीन रखो सुरभि, बहुत जल्दी हमारी मिट्ठू घर आएगी। उस दिन के बाद मनहर या सुरभि किसी के घर वालों ने उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। बच्ची के घर आने के 1 सप्ताह पूर्व तक
के रिश्तेदारों के साथ साथ मित्र व पड़ोसियों को भी उसके आने की खबर मिल गई थी। कुछ चुनिंदा लोगों ने उनके इस कदम की सराहना की, लेकिन कटाक्ष और आलोचना करने वालों की संख्या अधिक थी। मनहर व सुरभि ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने घर को अपनी बच्ची के हिसाब से व्यवस्थित करने में व्यस्त रहे। दोनों ने साथ मिलकर अपनी मिट्ठू का कमरा सजाया। सुरभि दिन में कई बार जाकर सारा कमरा देखती कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। घर के सारे नुकीले कोनों वाले सामान व फर्नीचर को बदल दिया गया। उनके घर में अब उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनकी बच्ची की ज़रूरत का सामान था। मनहर इस बात को लेकर अक्सर सुरभि को छेड़ते और सुरभि मुस्कुरा कर कह उठती, अभी मैंने अपनी मिट्ठू के लिए कुछ खरीदा ही कहाँ है। एक बार उसे घर आने दो, फिर देखना पता नहीं किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। सुरभि का खिला हुआ चेहरा देखकर मनहर मन ही मन खुश हो जाते थे। और फिर वह दिन भी जल्दी आ गया जिसके लिए सुरभि ने पूरे 25 सालों तक इंतज़ार किया था। उन दोनों ने सबसे पहले अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टर से उसकी जांच करवाई। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी। उसके बाद ही वे उसे घर लेकर आए। सुरभि की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी नज़रें एक पल के लिए भी अपनी बेटी के चेहरे से नहीं हट रही थी। वह बार बार उसे चूमती व उसकी पलाएं लेती। बच्ची के रोने पर भी वह खुशी से हंसती हुई बावड़ी हुई जा रही थी। बस एक ही समस्या थी, बच्ची अभी उन्हें पहचानती नहीं थी। वह उन्हें ध्यान से नहीं देखती। फिर अनजान चेहरों को सामने पाकर हिलक हिलक कर रोती। लाख चुप कराने पर भी वह सुबकती रहती। फिर थक हार कर दूध पीकर सो जाती। यह सब देखकर सुरभि बहुत चिंतित हो गई। मनहर ने उसे समझाने का प्रयास किया, देखो सुरभि, हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है। उसे हमें पहचानने और अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। अगर हमें अपना घर छोड़कर अपनों से दूर जाकर रहना पड़े तो हम भी बेचैन हो जाएंगे। फिर यह तो कुछ माँ की अबोध बच्ची है। थोड़ा समय दो और धीरज रखो। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। शुरू में सुरभि बच्ची के रोने व चिड़चिड़ाने पर परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर मनहर की सलाह पर उसने थोड़ा संयम के साथ काम लिया। इस बीच उनके घर में मित्रों और परिचितों का आना जाना लगा रहा। सुरभि व मनहर को अपने धैर्य का पुरस्कार उस दिन मिला जब उनके एक मित्र दंपत्ति घर पर आए। वे उनकी बच्ची को गोद में लेकर दुलार कर रहे थे। मित्र की पत्नी के मुंह से माँ शब्द निकलते ही मिट्ठू ने सुरभि की ओर अपनी नन्ही उंगली से इशारा किया। सुरभि ने यह देखा और फिर से उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। माँ शब्द सुनते ही मिट्ठू ने फिर से सुरभि की ओर इशारा किया। सुरभि ने मुस्कुराकर प्यार से मिट्ठू कहकर पुकारा तो उसने किलकारी भरते हुए सुरभि की ओर हाथ बढ़ा दिए, मानो कह रही हो, माँ मुझे अपनी गोद में ले लो। बेटी की बात समझते हुए सुरभि ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उसका माथा चूमा। सभी हतप्रभ होकर दोनों माँ बेटी का मिलाप देख रहे थे। सुरभि मनहर की ओर देखकर चहक उठी, जो पहले से ही उन दोनों को नम आंखों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद जैसे उन दोनों की दुनिया बदल गई। मनहर ने कुछ दिनों के लिए दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। वे अपना सारा समय अपनी पत्नी और नन्ही बिटिया के साथ बिताना चाहते थे। सुरभि अपनी मिट्ठू को रोज नई रंग बिरंगी सुंदर फ्रॉक पहनाती। मिट्ठू अपनी खिलौनों को देख कर ताली बजाती और उनने अपनी भाषा में बात करती। वो मनहर की पैंट खींचकर उनसे खुद को गोद लेने के लिए कहती, लेकिन सुरभि के कमरे में आते ही उसकी गोद में चली जाती। फिर मनहर झूठ मूठ रूठने का नाटक करते और दोनों माँ बेटी मिलकर उन पर हंसती। मिट्ठू ने उनके सूने अंधेरे जीवन में खुशियों का उजाला भर दिया था। अब वह उन्हें अपने माता पिता के रूप में पहचानने लगी थी। इससे बढ़कर खुशी की बात उनके लिए हो ही नहीं सकती। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस अब कमी एक थी। वे दोनों चाहते थे कि उनके परिवार के सभी सदस्य भी उनकी बच्ची को स्वीकार कर लें। मिट्ठू उनकी ही बेटी थी। इस सत्य को अब उन्हें भी सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए था। मनहर ने कई बार राजमुनि दीदी को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने नंबर देखकर फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने घर के फ़ोन पर कॉल किया तो राजमुनि दीदी के नौकर से कहलवा दिया कि वे घर पर नहीं है। इसी दौरान उन्हें एक रिश्तेदार से पता चला कि राजमुनि दीदी की बेटी स्वीटी की शादी अगले माह होना तय हुई है। उन्हें छोड़कर बाकी सभी को निमंत्रण भेजा गया है।
मनहर को यह सुनकर धक्का लगा। वे जानते थे कि राजमुनि दीदी उनसे नाराज है, मगर इतनी भी क्या नाराजगी कि इकलौती भांजी की शादी में मामा को न बुलाया जाए। सुरभि ने मायूस होकर कहा कि अब उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि परिवार ने उनसे सारे नाते तोड़ लिए हैं। मनहर ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, कोई कुछ भी कह ले, मगर मैं जानता हूँ कि मेरी दीदी मुझे न्योता देने जरूर आएगी। वे भले ही मुझसे कितनी भी नाराज क्यों न हो, मगर वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और अगर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं उनका छोटा भाई हूँ और स्वीटी का मामा हूँ। वे मुझे बुलाएं या मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए ज़रूर जाऊँगा। सुरभि भली भांति जानती थी कि मनहर का मन बहुत व्याकुल है, लेकिन वह उनकी पीड़ा बांटने के अलावा और कर भी क्या सकती थी, सो वही करती रही। सुरभि के लगातार समझाने पर मनहर अपना पूरा ध्यान अपने काम व बेटी में लगाने की कोशिश करते रहे। जैसे जैसे स्वीटी की शादी की तारीख निकट आती गई, मनहर की उम्मीद की डोर भी कमज़ोर होती चली गई। शादी से 8 दिनों पहले उन्होंने सुरभि के सामने यह स्वीकार भी कर लिया कि वे हार गए और मानते हैं कि अब दीदी उन्हें अपने जीवन व हृदय से पूरी तरह निकाल चुकी हैं। अपने पति को इस तरह टूटता देखकर सुरभि का हृदय भी तड़प उठा। वह उनके आंसू पोंछने वाली थी, तभी उससे पहले मीठू ने हाथ बढ़ाकर मनहर के आंसू पोंछ दिए। वह उनकी गोद में जाकर उन्हें प्यार से करने लगी। अपनी मासूम बच्ची का प्रेम देखकर मनहर ने उसे कस के अपने सीने से लगा लिया। अगली सुबह सुरभि ने उनसे पार्क में चलने का आग्रह किया। पहले तो वे मना करने लगे, पर जब मीठू ने उन पर हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर इशारा किया तो वे जाने के लिए मान गए। दोनों ने थोड़ी देर मीठू को पार्क में घुमाया, फिर बेंच पर जाकर बैठ गए। मीठू अब सोसाइटी के बच्चों को भी अच्छी तरह पहचानने लगी थी। बच्चे उसे उसके नाम से पुकारते और उसे दिखा दिखा कर गेंद को हवा में ऊंचा उछालते। मीठू गेंद को देखकर जोर जोर से ताली बजाती व किलकारी भरती। मीठू को इस प्रकार चहकता देखकर मनहर भी खुश हो रहे थे और उन दोनों को खुश देखकर सुर भी खुश थी। मनहर का ध्यान मीठू से तब हटा जब उनके कानों में एक परिचित स्वर पड़ा, मामा जी। उन्होंने पलटकर देखा तो वहां स्वीटी खड़ी थी। मनहर ने चौंक कर कहा, स्वीटी तुम यहाँ? और इधर उधर देखने लगे। मामा जी आप माँ को ढूंढ रहे हैं ना? मनहर ने कोई उत्तर न देने पर स्वीटी ने सुरभि की ओर देखकर कहा, मामा जी यह मेरी छोटी बहन है ना, लाइए इसे मेरी गोद में दीजिए। स्वीटी ने मीठू को गोद में लेकर प्यार किया और फिर मनहर की ओर देखा, जो अभी भी उसे अचंभित होकर देख रहे थे। कितनी अजीब बात है ना मामा जी, हम सभी आदर्शवाद की भरी भरी बातें करते हैं, लेकिन यदि हमारा कोई अपना उन बातों पर अमल करता है तो हम ही सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े होकर उसका विरोध करते हैं। हमारा झूठा अहंकार हमें उनके साथ देने या सही और गलत में फ़र्क करके फैसला की इजाज़त नहीं देता है। समाज के इन खोखले कायदे कानूनों को मानने के चक्कर में हम खुद को अपनों से दूर कर बैठते हैं। माँ ने भी यही गलती की। सबकी बातों में आकर उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ने की बात कह दी, यहाँ तक कि आपको मेरी शादी में आने का निमंत्रण भी नहीं दिया। यहाँ आप परेशान हैं, वहाँ वे खुद कब से आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन अपने मन में पनपी कसमकस के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। कल रात जब मैंने उन्हें आपके लिए छिप छिप कर रोते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया और सीधे यहाँ ले आई। अब उन्हें यह डर सता रहा है कि पता नहीं आप उन्हें माफ़ करेंगे या नहीं, उनसे बात भी करेंगे या नहीं। क्या दीदी यहाँ आई है? मनहर ने चौंक कर पूछा। फिर स्वीटी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सुरभि की ओर देखकर कहा, देखा सुरभि, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि दीदी मुझसे अधिक देर तक नाराज नहीं रह सकती, वो जरूर आएंगी। फिर सुरभि की बात सुने बिना पार्क से बाहर की ओर जाते हुए कहने लगे, मैं अभी अपनी दीदी को घर लेकर आता हूँ। अरे मामा जी आप कहाँ भागे जा रहे हैं? मिट्ठू को तो लेते जाइए, माँ आपसे पहले अपने भतीजी से मिलना चाहती हैं। मिट्ठू को बिना मेरी शादी में आने की सोचिएगा भी मत। स्वीटी ने मनहर का उतावलापन देखकर हंसते हुए कहा। मनहर ने जल्दी से वापस आकर मिट्ठू को अपनी गोद में लिया। वह उसका माथा चूमकर आंखों में चमक लिए सुरभि की ओर देखकर कहा, देखा सुरभि, मिट्ठू को घर लाने का मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। फिर बेटी को गुदगुदी करते हुए कहा, चल चल मिट्ठू, तेरी बुआ को घर लेकर आते हैं।
नन्ही मिठू को भला क्या समझ आता। वह किलकारी भरती हुई अपने पिता के साथ चली गई। स्वीटी ने उन्हें बहुत ही गंभीर होकर देख रही थी। उसे ध्यान मग्न देखकर सुरभि ने उससे पूछा, क्या सोच रही हो स्वीटी? स्वीटी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मिठू को घर लाकर आपने बहुत अच्छा किया है मामी जी, मुझे आप दोनों पर गर्व है। उसकी बात सुनकर सुरभि ने उसे गले से लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, थैंक यू स्वीटी। अब उसके दिल में किसी तरह की कोई उलझन नहीं थी। वह आंखों में गर्व और तृप्ति के चमक लिए अपने पति व बेटी को पार्क से बाहर जाते हुए देख रही थी।